नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप सभी का विज्ञान का जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री वाले पार्ट का मॉडल पेपर लेकर के। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं चल रही हाई स्कूल की, लेकिन अब जो है आपकी केमिस्ट्री क्लासेस बीच बीच में आपको चलती हुई मिलेंगी और बीच बीच में हम आपको जो है मॉडल पेपर कराते रहेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर मैंने आपका पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं और अम्ल क्षार तथा लवण पढ़ा दिया है। धातु पढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमें जो पढ़ाना है वह धातु है। उसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, कार्बन एवं उसकी यौगिक। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर को देखते हैं किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के केमिस्ट्री पार्ट का, साइंस का जो साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री पार्ट का जो भी क्वेश्चन है वो यहां पर लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले का क्वेश्चन आपका शायद फिजिक्स का है और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका क्या है, बायो का है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये आपका 5 का 1 नंबर का है, 5 का खा भी आपका 1 नंबर का है। ठीक है, गा भी आपका जो है 1 नंबर का है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये का 2 नंबर का है, खा आपका 2 नंबर का है, यह भी आपका 2 नंबर का है और गा भी आपका 2 नंबर का है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 का और खा दोनों आपका कितने कितने नंबर का है, 2 मार्क का ये है और 2 ही मार्क का ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है दोनों में से एक करना है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा उसके नीचे दिया गया है, तो दोनों जो है 7 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन कोई एक करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 मार्क का आपका बहुविकल्पी हो गया, 2 मार्क का ये, 2 ये, 2 ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कुल मिलाकर के 6 मार्क का है, तो 6 मार्क ये, 3 मार्क पहले वाला 9 मार्क हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 का 2 सेक्शन है, का और खा दोनों 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर ये, 9 4 13 नंबर। और 7 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लॉन्ग में आता है, तो सब मिलाकर के आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं विज्ञान सब्जेक्ट में हाई स्कूल में। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूं, पीओपी में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं यहां पर लिखना भूल गया हूं। विकल्प इसका पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। ठीक है, 2 मार्क का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ले लिया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, एक अभिक्रिया दी गई है और पूछ रहा है कि वह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है, पहला ही चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया है, वहां पर मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया क्या अभिक्रिया में, यहां दिया गया है Fe2O3 + 2Al, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, Fe2O3 + एल्यूमिनियम। अब यहां पर बन क्या रहा है, Al2O3 + 2Fe बन रहा है। ठीक है, पूछा गया कि यह क्रिया किस टाइप की है। देखिए क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं कि जब ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो जब एल्यूमिनियम आपका Fe2O3 के साथ क्रिया करता है, तो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, आयरन को यहां से विस्थापित कर दिया। देखिए एल्यूमिनियम आकर के खुद यहां पर आयरन के स्थान पर जुड़ गया और आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, अगर विस्थापित कर दिया तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ने आयरन का स्थान ले लिया, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि आप पहला विकल्प देखिए संयोजन है, इसका मतलब ये तो नहीं है। दूसरा है विस्थापन, द्विविस्थापन अभी हम देखेंगे। हमने ये क्लियर कर लिया कि विस्थापन है, ये नहीं क्लियर हुआ है कि द्विविस्थापन है कि सिंगल एकल विस्थापन है।
हमारा तीसरा ऑप्शन वियोजन, ये भी तो गलत बात है। चौथा क्या है, विस्थापन। ठीक है, अब हमें देखना है दूसरे और चौथे में से कौन सा विकल्प हमारा सही हो सकता है। अब आप अभिक्रिया में अगर ध्यान दें, मैंने आपको अगर लेक्चर पढ़ाते समय बताया था एक चीज कि यदि क्या होता है, आपके दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और दोनों के जो अणु रहते हैं, जो आयन रहते हैं, वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तब उसको कहते थे द्विविस्थापन। दोनों के जो आयन होते थे आपस में इंटरचेंज होते थे तो बोलते थे द्विविस्थापन। अगर एक ही का सिर्फ विस्थापन हो रहा है तो उसको क्या बोलते थे, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी हो गई, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका संभावित पीएच पूछा गया है। कह रहा है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कह रहा है, सॉरी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया। यहां से आप अंदाजा लगाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में कर रहा है, नीला में। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया अगर लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा तो वह क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अच्छा, सपोज करिए आप क्षारीय है, ठीक, अब यहां तक आपको पता चल गया। अब आपसे विकल्प दिया गया है 1, 4, 5, 10। अब आप लोग देख करके ही पता लगा सकते हैं। अगर ये भी ना आपको पता रहे, ये भी ना पता रहे, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके माध्यम से कैसे इस प्रकार से आप निकाल लेंगे क्वेश्चन। देखिए, आपसे कह रहा है कि संभावित पीएच पूछ रहा है, एग्जैक्ट पीएच नहीं पूछ रहा है। यहां पर आप लोग देखें कि 1, 4, 5। अब लिटमस पेपर में आपको बताया कि जो पीएच स्केल होता है वहां पर क्या होता है, 1 से लेकर के 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। अच्छा, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। भाई 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। ठीक, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। अभी आप देख रहे हैं 1, 2, 3, ये जो है आपके तीनों विकल्प 1, 4, 5 जो लिखे गए हैं, यह सब के सब क्या है, भाई अम्लीय है। अब कोई एक ही तो अम्लीय हो सकता। भाई एग्जैक्ट अगर आपको पीएच दिया गया था तब पूछता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर आपसे 1, 4, 5 पूछा जा रहा, पीएच मान आपका 1, 4, 5 दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे अम्लीय हैं। एक ही विकल्प बचता है जो कि आपका क्या है, क्षारीय है। तो भैया किसी भी क्वेश्चन में 3 विकल्प तो सही नहीं हो सकते हैं। 3 विकल्प तो सही नहीं हो सकते, या तो उसके बाद उपरोक्त सभी का आपका जो ऑप्शन हो, या तो ABC तीनों का ऑप्शन हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। चौथा विकल्प क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, क्षारीय हो जाएगा। और आपका जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कौन सा विलयन करता है, क्षारीय विलयन करता है, इसलिए यह विकल्प सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा जा रहा है पीओपी में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। पीओपी का अगर फार्मूला आपको याद आ रहा हो, मैंने पढ़ा रखा है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो पीओपी का हमने बता रखा है CaSO4.2H2O। भाई जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते थे तो CaSO4.12H2O लेते थे, वहां से आप जो है इसका जल से रिएक्शन कराते थे तो CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाता था। इसका मतलब यह हो गया कि जो है यहाँ पर क्रिस्टल जल के कितने अणु लिए जा रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा गया तो यानी कि 2 अणु लिए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये तीनों बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके हो गए। 5 का खा और गा हो गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 पर क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए एसिटिक अम्ल से पूछा जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण। एसिटिक अम्ल का जो है, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपका मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत कम समय का वीडियो है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ कह रहा है एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, इसे ही तो आप लोग क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल बोलते हैं। अब कह रहा है एस्टिक अम्ल से एस्टिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है आपको? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस डॉट O। ठीक है, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये क्या है भैया? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है आप लोग क्या करिए, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए। दो मॉलिक्यूल किसका? CH3COH का, यानी कि एसिटिक एसिड का दो मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है, COOH, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। CH3COH प्लस HOOCCH3, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या करिए, यहां से आपका एक का H और एक का OH आपस में क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके क्या करेगा? H2O के रूप में निकल जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाएगा। तो जब आपके एसिटिक एसिड का हम लोग निर्जलीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे बचेगा, क्या? CH3CO, यहां बचा क्या? CH3CO। ठीक है, अब एक O यहां पर एक्स्ट्रा बचा है, तो CH3CO दो बार है, तो इसका हमने क्या कर दिया? CH3CO का होल ट्वाइस कर दिया, और एक आपका ऑक्सीजन अलग से है उसको यहां लिख दिया। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया? एसिटिक एनहाइड्राइड मिल गया। किससे मिला आपको? एसिटिक अम्ल से मिला, एसिटिक एसिड से मिला। किससे मिला? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड से मिला। ठीक है, कैसे मिला? इसका हम लोग ने क्या किया? डिहाइड्रेशन किया या निर्जलीकरण किया। क्या किया? निर्जलीकरण, मतलब जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है भैया। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। नेक्स्ट आपका है आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर किस तत्व में अधिक धात्विक अभिलक्षण है। ठीक है, दिया कौन कौन सा तत्व गया है? दिया गया है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और इसके बाद बेरिलियम दिया गया है। ठीक है, देखिए अब क्या करना, स्कैंडियम भी दिया गया, यहाँ पर Sc दिया गया। ठीक है, स्कैंडियम। तो जो आपका गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है गैलियम का एटॉमिक नंबर? गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। इसके बाद आपका जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का कितना होता है? 32। इसके बाद आपका आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक का कितना है? 33। इसके बाद आपका आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 21। इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अभी आपका पढ़ाया नहीं गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं कि जो आपका ये आपका क्या है? गैलियम है। गैलियम क्या है? धातु है। जर्मेनियम क्या है? ये क्या है? जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका क्या है? उपधातु है। इसके बाद आपका क्या है? आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है? उपधातु है। स्कैंडियम और बेरिलियम दोनों क्या है? धातु है। ये दोनों क्या है? धातु है। ये पहला वाला भी धातु है, बाकी दोनों क्या है? उपधातु है। बाकी दोनों क्या है? उपधातु है। ठीक है, तो यह जो है अब हमें क्या निकालना है? इसका धात्विक अभिलक्षण कौन सबसे ज्यादा धात्विक गुण शो करता है। तो अभी मैं जब आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, कार्बन, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका 5वां चैप्टर, वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन भी जो है आपका निकलवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 Na व 12 Mg में किसका आयनन विभव अधिक होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं एक बार फिर से। ठीक है, ऊपर वाला जो है एक बार फिर से मिटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 Na व 12 Mg में किसका आयनन विभव
कह रहा है अधिक होगा। देखिए आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव होता है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से वाहतम कोश से उसके जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन या सॉरी आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वाहतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं वाहतम कोश से। ठीक है, तो अब देखिए 11 Na का क्या हो गया आपका, 11 Na का क्या हो गया आपका 2,8,1। अब यहां पर अगला आया 12 Mg का। ठीक है, अब इसका क्या हुआ 2,8,2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके हो गए। अगर आप Na की बात करते हैं, ठीक है 11 Na की बात करते हैं तो 3 कोश हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अब पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ 5 6 7 8, और तीसरे कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप 12 Mg का भी बना लीजिए, 12 Mg का भी बना लीजिए। 2 ये आपका तीसरा कोश हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे कोश में हो गए, तीसरे कोश में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि Na और Mg में कोशों की संख्या समान है। कोशों की संख्या समान का मतलब क्या हो गया, नाभिक से यहाँ की जो दूरी थी, ठीक है वह समान थी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अब जैसे जैसे वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, इसमें स्पेस कम होता जाएगा। ऐसे समझिएगा किसी कमरे में पहले 4 लोग रह रहे थे, ठीक, तो आराम से रह ले रहे थे। अब उसमें 2 लोग और आ गए, ठीक, 6 लोग अगर हो गए, इसका मतलब भाई अब सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी ना उस कमरे में। अगर 7 आ गए, मतलब एक और बढ़ गया, 7 हो गए तो थोड़ा सा और कम स्पेस होगा। अच्छा 8 हो गए तो और भी कम स्पेस हो जाएगा। इसका मतलब अब जब स्पेस कम हो जाएगा तो भाई ये थोड़ा सा श्रिंक करेगा, तो नाभिक के नजदीक आएगा। भाई जब कोशों की संख्या समान होगी और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा जो है ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, यानी कि जो है आपका उस कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं रह जाएगा। अगर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या होगा, जैसे अगर कोश की संख्या समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर जो आपका आयनन विभव है उसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या समान रहती, 3 कोश यहाँ भी 3 कोश यहाँ भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए इसके वाहतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह नाभिक के से जो है मोर टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो इसमें जो आपका 11 Na 12 Mg में किसका आयनन विभव अधिक होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का आयनन विभव अधिक होगा। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन भी अभी आपको यह चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, आगे डिस्कस कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीएच पैमाना क्या मापता है। पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का पीएच पैमाना जो है आपसे कह रहा है कि कितना पीएच रेंज होता है। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे आप लोग क्या बोलते थे, पीएच स्केल बोलते थे। क्या, फिर से सुन लीजिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे आप लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और उस पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है, वह पीएच स्केल की वैल्यू जो है अलग अलग अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन के लिए अलग अलग होती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपका पीएच रेंज 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से ज्यादा हो, ठीक, और 6.9 तक का हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन बोलेंगे। भाई विलयन का जो है अगर पीएच मान, पीएच रेंज, पीएच परास
0 से लेकर 6.9 तक का उसको अम्लीय बोला जाएगा। अच्छा 7 हो तो इसको क्या बोला जाएगा? उदासीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उदासीन। तो जल आपका इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक, अगला है 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो, इसको क्या बोला जाएगा? क्षारीय बोला जाएगा। क्या बोला जाता है भैया? क्षारीय बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने एक पीएच स्केल विकसित किया था और उसमें हम लोग विलयन का पता लगाते हैं कि नेचर कैसा है, उदासीन है, अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का खा भी आपका हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया, ये 6 वाला तो कंप्लीट ही हो चुका था, का भी हो गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण सहित बताइए। तो अभी मैंने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको निस्तापन क्रिया, जो भी निस्तापन क्रिया होगी उसको समझाऊंगा। ठीक है, अब आपका लॉन्ग आंसर वाला आता है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो आपको मैंने सेकंड चैप्टर में अम्ल, क्षार तथा लवण को जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वे चीजें पता होंगी। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और उसका एक एक उदाहरण भी जो है देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर करके जो है आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका ऐसे जो इसी का 8वें का, या तो अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिख दीजिए, या तो ये है, अथवा इसी का दिया गया विकल्प के रूप में अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है, एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल हमने आपको बताया था CH3COOH, यही तो होता है एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया जो निम्न आपका दिया गया है, PCl5 दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, N3H दिया गया और क्लोरीन दिया गया, Cl2 दिया गया। ठीक है, तो इन सब की क्रिया किसके साथ? CH3COOH के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ करानी है। तो आप लोग जो है इसको होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसको करिएगा और कर करके जो आप लोग, इसको तो नहीं, आप लोग 8 को जो अपने कॉपी पे लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन 8 का जो बी वाला सेक्शन, आर वाला अथवा वाला सेक्शन है, इसका रिएक्शन जरूर आप लोग अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू क्लास।